चलिए अगले सेट में सबसे पहले सभी बच्चों का स्वागत करता हूँ मेरे इस चैनल में। और सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात वो ये कि चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी तो है ही है, और तुम जानते भी हो कि नहीं। सबसे पहले हालांकि मैं पहले नहीं कहता था, लेकिन जैसे जैसे रिक्वायरमेंट बढ़ रही है और काफ़ी टाइम भी हो रहा है, लॉन्ग टाइम हो रहा है, तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि अब मैं ये भी कहना शुरू करूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं। तो उनको रिमाइंड कराना ज़रूरी होता है कि चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें और वीडियो देखने से पहले लाइक ज़रूर कर दें। और लाइक करने के साथ साथ मतलब सारा काम अपना जो होता है ना वो सब निपटा दो, इसके बाद अपना इत्मीनान से देखते रहो, ताकि ये ना हो कि नहीं बाद में भूल गए। तो शेयर शेयर उन बच्चों को करना होता है जो शायद आपके क्लासमेट नहीं रहे या अदर स्कूल के बच्चे हैं और आपके कनेक्शन में हैं, आपके कांटेक्ट में हैं, उनको शेयर कर सकते हो, क्योंकि आपके साथ साथ उनको भी बेनिफिट मिले। और तुम जानते हो कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, तो इसमें कहने वाली बात है नहीं कुछ। इसके बाद आज की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग रहेगी। सेट तो अगला है ही, क्योंकि हमने कहा था कि बैकवर्ड चलेंगे रिवर्स गियर में बिल्कुल। तो जो एक एकदम लास्ट था, फिर सेकंड लास्ट, अब ये थर्ड लास्ट है। तो उसमें जो बहुत सारी ज़रूरी चीज़ें होती हैं, जो नई चीज़ें आ जाती हैं, कभी कभी बच्चों को नहीं पता होती हैं, तो उनका एक्सप्लेनेशन जो होता है फिर उनको समझने में बड़ा अच्छा लगता है और इंटरेस्ट भी आता है। लेकिन इससे पहले जानकारी कि इसके बाद जो वीडियो आएगा वो वीडियो पोएट्री से रिलेटेड होगा, क्योंकि पोएट्री में जो स्टेंजाज होते हैं पोएम्स के, तो उनमें से कुछ ऐसे फ्रेजेस ये एक्सप्रेशन दे देता है जिसको एक्सप्लेन करना होता है, या उनकी मीनिंग पूछता है, या फिर पोएटिक डिवाइस पूछता है। काफ़ी टफ हो जाता है, होता बहुत आसान है, थोड़ा ही लिखना होता है, किसी किसी में तो फिगर ऑफ स्पीच ही बताना होता है और 2 नंबर का होता है। और अगर वो नहीं आता है, क्योंकि वो काफ़ी टिपिकल भी है, अगर वो नहीं आता है तो 2 नंबर हमारे जिस आसानी से मिल रहे होते हैं वो उतनी ही आसानी से चले जाते हैं। इसलिए बस कुछ ही दिन बाकी हैं। शायद हिंदी के एग्ज़ामिनेशन के, हिंदी की परीक्षा के बाद, हिंदी के पेपर के बाद आपको 6 दिन का गैप मिलने वाला है। तो थोड़ी कसर बाकी है कि आपका पेपर बढ़िया से बन जाए। और देखो, कहना ये चाहूँगा कि बहुत दिन हो गए मेहनत करते करते, परिश्रम करते करते, पढ़ाई करते करते। तो बच्चा काफ़ी ये सोचता है ना, अलग अलग लोगों के अपने विचार होते हैं। सोचते हैं जब इतने दिन पढ़ा है तो अब कहाँ पढ़ाना है यार, हटाओ अब नहीं पढ़ना है। कुछ ये सोचते हैं, कुछ ये सोचते हैं कि जब इतने दिन पढ़ा है तो 6 दिन पढ़ने में और क्या दिक्कत है, और थोड़ी मेहनत कर लेते हैं। तो अगले अगले अलग अलग सभी बच्चों के वो विचार होते हैं, और अपनी प्लानिंग होती है, अपना मैनेजमेंट होता है। तो इसलिए पढ़ना तो बेहद ज़रूरी है। और इंग्लिश में अच्छे मार्क्स लाने के लिए जो सेक्शन में डील कर रहा हूँ, इस समय ट्रीट कर रहा हूँ, वो सेक्शन आपका क्रूशियल पॉइंट है, यानी निर्णायक है। अगर आपने ये 20 नंबर जो मैं पूरा सॉल्व करता हूँ, अगर ये आपने ईजिली कवर कर लिया, तो जो आपका अदर सेक्शन है, अदर ग्राउंड है, उनमें आसानी से आप नंबर ले आओगे। इतना कॉन्फिडेंस आपको खुद ही होगा कि पहला जो होता है रीडिंग का होता है, अनसीन पैराग्राफ होता है। अनसीन अनसीन होता है, आप कितना भी सॉल्व करें, बस अनसीन में होता क्या है कि सॉल्व कैसे करना है, बस ये होता है। तो वैसे मैं एग्ज़ामिनेशन के पहले पेपर को कैसे सॉल्व करना है एक वीडियो ये भी बना दूंगा। इसके बाद आपका होता है जो दूसरा होता है वो राइटिंग का होता है। राइटिंग में आर्टिकल होता है, आर्टिकल में ऑप्शन आते हैं। लेटर का होता है, लेटर में भी ऑप्शन आते हैं। दोनों जो क्वेश्चन होते हैं वो 10-10 मार्क्स के होते हैं। तो 10 मार्क्स में अगर बच्चा प्रयास करता है और अपना अनुभव उसमें शामिल करता है तो निश्चित तौर पर वो अच्छे अंक ला सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मेहनत देखिए हर काम में पड़ेगी, चाहे क्वेश्चन ईजी हो और चाहे टफ हो, हार्ड हो, तो उसमें मेहनत ज़रूर करनी पड़ेगी। इसके बाद आपका नंबर आता है सेक्शन सी। सेक्शन सी इसलिए थोड़ा सा खतरनाक है क्योंकि अगर आया तो आया, वरना चला गया। क्योंकि जैसे आप लेटर लिखते हो, लेटर में कुछ न कुछ बना देते हो, कुछ नमूना तैयार कर देते हो, कुछ अपने थॉट्स डेवलप करते हो, उस ग्राउंड में कुछ न कुछ पॉइंट्स लिखते हो, तो 10 मार्क्स में आपको 8 मार्क्स, 7 मार्क्स, 5 मार्क्स, 6 मार्क्स मिलते ज़रूर हैं। इसमें क्या होता है, इसमें ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि अगर आपने एंटोनिम का सही एंटोनिम सेलेक्ट किया, वर्ड का सही सिनोनिम सेलेक्ट किया, वर्ड का सही सब्स्टिट्यूशन सेलेक्ट किया,
वन वर्ड सेलेक्ट किया और अगर सही ईडीएम सेलेक्ट किया तो उसमें मार्क मिलने हैं। अगर आपने गलत ऑप्शन चुन लिया और आपको आता नहीं है तो फिर उसमें दो में से दोनों जाएंगे, उसमें कोई गुंजाइश नहीं कि एक नंबर आपको मिल जाए। इसलिए ये बहुत ही आपका क्रिटिकल बिल्कुल सेक्शन होता है, इसीलिए मैं इसमें कोशिश कर रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा इसमें मदद मिले और कॉन्फिडेंस आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट ज़रूर करें। कमेंट कम आते हैं बच्चों के, अगर आपको अच्छा है, आपके लिए ठीक लगा है तो ये ज़रूर मतलब कमेंट कर दें थोड़ा सा फेवर में कि नहीं वीडियो अच्छा लगा, वीडियो ठीक था, बहुत अच्छा था, ऐसा करके। और अगर अच्छा नहीं है या फिर कोई बात आपको समझ में नहीं आई है, कोई डाउटफुल है, वो भी कमेंट कर दें। या किस तरह के क्वेश्चन चाहते हैं, जैसे कि एक बच्चे ने कमेंट किया कि सर पोइट्री के जो पोइट्रिक डिवाइसेस हैं, एक्सप्रेशंस हैं, अगर वो आप बता दें तो और अच्छा है। तो ऐसे एक लीड मिल जाती है कि बच्चे की डिमांड क्या है, बच्चा चाहता क्या है, बच्चे का कौन सा ग्राउंड कमज़ोर है। तो वीडियो डेवलप करने में अच्छा रहता, सुविधा रहती है। ये होता है कि हम बच्चों के अकॉर्डिंग ही पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर कमेंट आपके बहुत ज़्यादा आवश्यक हैं। कमेंट ज़रूर करिए। किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन है, अदर ग्राउंड से है, मतलब किसी अन्य जगह से, देखिए स्टोरी वगैरह बताने में तो पूरा एक ही स्टोरी हो पाती है, या लेटर बताऊंगा तो एक ही लेटर हो पाएगा, पैराग्राफ बताऊंगा तो एक ही हो पाएगा। लेकिन उसमें होता है कि एक एक मैं बता चुका हूँ, मैं स्टोरी भी बता चुका हूँ, लेटर भी बता चुका हूँ, पैराग्राफ भी बता चुका हूँ। तो उसमें आप करने के तरीके को समझिए, ना कि एक किसी स्टोरी पर फोकस करना, ये ठीक नहीं है। स्टोरी कैसे करते हैं, जब मैंने करके बताई थी तो मैंने बताया था कि किस तरह से क्या अपने दिमाग में विचार रखते हैं। लेटर कैसे लिखते हैं ये भी बताया था। अनसीन कैसे सॉल्व करते हैं ये भी बताया था। तो उन तरीकों को दिमाग में रखिए। बाकी ये बिल्कुल इस तरह से कुछ कहा नहीं जा सकता कि इतने में इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी आप अपनी बुक से, जो प्रिस्क्राइब्ड बुक हो या कोई गाइड हो, एक्सीलेंट वगैरह हो, उससे आप उनको पढ़ करके उनका जो मटेरियल है, मैटर है, वो आप कलेक्ट कर सकते हैं। आर्टिकल में भी यही और लेटर में भी यही। स्टोरी में ट्रांसलेशन की प्रैक्टिस हो तो बेहतर है, और अगर नहीं तो फिर प्रॉब्लम होती है, मीनिंग वगैरह में प्रॉब्लम हो ही जाती है। तो उसको आप किसी न किसी तरह से मैनेज करने की कोशिश करना, हैंडल करने की कोशिश करना। बाकी जितनी आपकी कोशिश और जितना आपका मीनिंगफुल एक एफर्ट रहेगा, वही आपके लिए यूज़फुल रहेगा। तो आइए सेक्शन सी स्टार्ट करते हैं। एक अगला सेट है जिसमें से बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो देखिए इसमें पहला है क्वेश्चन, द आर्ट ऑफ मेकिंग मैप्स एंड चार्ट्स। मैप और चार्ट्स बनाने की कला को क्या कहते हैं। इसमें पहला ऑप्शन दिया कैलीग्राफी। पहला ऑप्शन है कैलीग्राफी। हालांकि लिखने में बहुत टाइम हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा मैं अवॉइड करता हूँ। फिर भी मैं लिख देता हूँ कि तमाम बच्चों के पास नहीं होता है, इसलिए मुझे लिखना पड़ जाता है। ये देखिए लिखा है तो कैलीग्राफी, और लिखा है मेटोलर्जी, मेटोलर्जी, और लिखा है पैलियोग्राफी, और लिखा है कार्टोग्राफी। देखो कैलीग्राफी का मतलब होता है सुलेख। सुलेख का मतलब होता है द पर्सन हु मेक्स अ ब्यूटीफुल गुड हैंड राइटिंग। मतलब एक बहुत ही सुंदर अट्रैक्टिव जो राइटिंग लिखता है उसको कैलीग्राफर कहते हैं। और जो उसकी राइटिंग होती है, सुंदर लेख जो लिखा होता है, उसको कैलीग्राफी कहते हैं। सुंदर लिखने को कैलीग्राफी कहते हैं। बहुत ही सुंदर तरीके से, मतलब डेकोरेटिव गुड हैंड राइटिंग को एक कैलीग्राफी कहा जाता है। तो कैलीग्राफी यहाँ पर है नहीं, क्योंकि इसमें लिखा था द आर्ट ऑफ मेकिंग मैप्स एंड चार्ट्स। मैप्स एंड चार्ट्स कहीं कहीं पर ये मिलता है कि मैप्स एंड चार्ट्स के लिए मैपियर लिखा होता है, तो मैपियर नहीं होता है। मैपियर आप केवल मैप्स बनाता हो वो मैपियर हो सकता है, लेकिन मैप्स एंड चार्ट्स के लिए आपको क्या होगा, पैलियोग्राफी का मतलब होता है प्राचीन शिलालेखों का जो अध्ययन होता है। प्राचीन शिलालेखों का जो अध्ययन होता है, प्राचीन
शिलालेखों का जो अध्ययन होता है उसको पैलियोग्राफी कहते हैं। ये सुंदर लेख को कैलीग्राफी कहते हैं। और ये होता है धातु कर्म, मेटलर्जी, केमिस्ट्री से रिलेटेड वर्ड है। और ये कार्टोग्राफी का मतलब होता है नक्शा एवं मानचित्र कला। ये होता है। तो नक्शा जैसे मान लीजिए, और मानचित्र कला मतलब कोई नक्शा नवीस, जैसे ना चार्ट वगैरह में कोई चीज बनाई गई, जैसे बिल्डिंग का नक्शा बनाता है कोई इस तरह से, और चार्ट कोई तैयार करता है जैसे, तो यहाँ पर उसको कहते हैं कार्टोग्राफी। कैलीग्राफी अलग है। अगर मैपियर है तो वो सिर्फ मैप से रिलेटेड है, लेकिन मैप्स एंड चार्ट्स दोनों मिला करके वो चीज़ बनता है। मैप का मतलब होता है किसी चीज़ का नक्शा, चार्ट का मतलब होता है कि चार्ट में हमने कोई किसी भी तरह से किसी इंस्ट्रूमेंट को या कोई अन्य डिवाइसेस को बना रखा, जैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री आदमी जैसे बनाते हैं, तो इस तरह से हो जाता है। और मैप का मतलब जैसे भूगोल से संबंधित जैसे मैप होता है उसको फिल करना होता है, तो इस तरह से दोनों चीज़ें उसमें शामिल है मैप्स एंड चार्ट्स में। तो अब वो होता है आपका कार्टोग्राफी। तो इसमें आपका ऑप्शन सेलेक्ट किया जाएगा डी। तो यहाँ पर है मैप्स एंड चार्ट्स, आर्ट ऑफ मेकिंग मैप्स एंड चार्ट्स। तो यहाँ पर लिखा है द आर्ट ऑफ मेकिंग मैप्स एंड चार्ट्स को कार्टोग्राफी कहते हैं। इसके बाद देखिए अगला लिखा हुआ है लवर ऑफ बुक्स। हालांकि लवर ऑफ बुक्स का मतलब जो होता है लवर ऑफ बुक्स का मतलब होता है बिब्लियोफाइल। ये होता है, इसको कहते हैं पुस्तक प्रेमी, बिब्लियोफाइल। दूसरा लिखा हुआ इसमें बिब्लियोमैनिक। तो बिब्लियोमैनिक का मतलब होता है अत्यधिक पुस्तक संग्रह करने की सनक। वो मतलब एक इस तरह से वो सनक है, उसको सनक सवार है, क्रेजी टाइप का है, जो बहुत सारी पुस्तकों को संग्रह करता चला जाता है, कलेक्शन करता चला जाता है। अब देखिए कलेक्शन करना और पुस्तकों से प्रेम करना ये दोनों में अलग चीज़ है। हम कलेक्ट कर रहे हैं केवल उनको, बाकी उनसे कोई हमारा अट्रैक्शन नहीं है, या ये नहीं समझते हैं कि उनकी यूटिलिटी क्या है, बस ये है कि कलेक्ट कर लेते हैं, इसलिए वो बिब्लियोमैनिक होता है। और बिब्लियोग्राफर का मतलब होता है ग्रंथकार, जो मतलब ग्रंथ की रचना करता है वो बिब्लियोग्राफर होता है। और फिर बायोलिंग्विस्ट लिखा हुआ है या बायोलिंग्विलिस्ट लिखा हुआ है, तो इसका मतलब होता है द्विभाषी, जो दो भाषाओं को जानता है उसको बायोलिंग्विस्ट या बायोलिंग्विलिस्ट कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका दूसरा ऑप्शन सही है, बिब्लियोफाइल। फिर इसके बाद लिखा सेलेक्ट द राइट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग इडियोमेटिक फ्रेज। लिखा टुक टू हर हील्स। टुक टू हर हील्स लिखा होता है या टेक टू हर हील्स लिखा होता है, तो उसका मतलब होता है भागना। टेक टू हर हील्स का मतलब हील्स माने एड़ी होता है। जैसे कभी कभी होता है टर्न ऑन हील्स। टर्न ऑन हील्स का मतलब होता है एड़ियों पर घूम जाना, तो वो भी भागने का सेंस रखता है। और टुक टू हर हील्स का मतलब ये भी भागने का सेंस रखता है। तो पहला ऑप्शन इसमें बेंट डाउन का है, बेंट डाउन होगा नहीं, नीचे झुकना होता है। रैन ऑफ माने भागा, रैन इसलिए लिखा है क्योंकि टुक लिखा है उसमें, तो रैन होगा। और अगर टेक लिखा होगा तो रन ऑफ होगा। तो यही दूसरा ऑप्शन सही है। तीसरा लिखा है किक्ड ऑफ हर शूज, उसके जूतों को लात मारना, ये सही नहीं है। रब्ड हर हील्स, अपनी एड़ियों को रगड़ना, ये भी सही नहीं है। तो इसमें दूसरा ऑप्शन सही है, रैन ऑफ। टुक टू हर हील्स माने होता है भागना, भाग जाना, रैन ऑफ। इसके बाद और करके उसका लिखा हुआ है अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। वैसे हिंदी इसकी होती है गहरा सदमा, ठीक है ना, अ डीप शॉक होता है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है स्ट्रक बाय थंडर, किसी गर्जना से प्रभावित होना। अ पीस ऑफ बैड लक, मतलब कोई एक बुरा भाग हो, उसका कोई अंश हो, या उसके जीवन में कोई मतलब इस तरह का प्रभाव पड़ा हो। अ फ्लैश ऑफ लाइटिंग, किसी रोशनी की चमक। और चौथा है अ कंप्लीट सरप्राइज, पूर्ण आश्चर्य। तो चौथा नहीं है। इसके बाद तीसरा है फ्लैश ऑफ लाइटिंग, ये भी नहीं है। लाइटिंग हो या लाइटनिंग हो, क्योंकि अनसॉल्व पेपर है, इनमें ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता कि सही प्रिंट है। हालांकि लाइटिंग अलग चीज़ है, लाइटनिंग अलग चीज़ है, ये मैंने अपने होमोफोन्स के एक वीडियो में बताया था। इसके बाद आप पीस ऑफ बैड लक, चूँकि यहाँ पर
जब डीप शॉक होता है, गहरा सदमा होता है, कोई ऐसी बात बड़ी आ जाती जो हमारे लगभग बर्दाश्त से बाहर होता है, एक बहुत बड़ा दुख देता है, वो एक गहरा सदमा होता है, वही बैड लक होता है। तो यहाँ पर अ पीस ऑफ बैड लक दूसरा ऑप्शन ही इसका सही माना जाएगा। और पहला नंबर जो था स्ट्रक बाय थंडर, ये नहीं है, मतलब किसी गर्जना से प्रभावित होना या उस पर मतलब एक असर डालना, स्ट्रक करना, वो एक अलग चीज हो गई। तो यहाँ दूसरा ऑप्शन सही है, अ पीस ऑफ बैड लक। फिर लिखा हुआ है द सिनोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज प्लम्प लिखा हुआ है। जैसे जो प्लम्पी होता है ना, तो वो फैटी होता है। प्लम्प का मतलब मांस होता है या मांस में चर्बी जैसे होता है, जैसे प्लम्पी माने मांसल होता है, प्लम्प माने गूदा होता है। तो आदमी का जो गूदा होता है वो मांस होता है, इसलिए यहाँ पर फैट होगा सिनोनिम। टाल मीन लंबा नहीं होगा, फैट मीन मोटा होता है, लीन माने पतला होता है, स्किनी माने होता है हड्डियों का, यानी बहुत दुबला पतला होता है स्किनी माने। तो यहाँ पर आपका फैट होगा, जो कि जो और टाल लिखा है, लीन लिखा है, स्किनी लिखा है, ये उसके एंटोनिम हो सकते हैं, लेकिन प्लम्प का मतलब फैट इसका सिनोनिम है। अगला लिखा हुआ है वैलियंट लिखा हुआ है। वैलियंट माने बहादुर होता है। तो यहाँ करेजियस, क्वारलसम, चीयरफुल और रिपल्सिव। तो करेजियस का मतलब साहसी या बहादुर हो गया, क्वारलसम का मतलब झगड़ालू होता है, चीयरफुल का मतलब प्रसन्नचित होता है, रिपल्सिव का मतलब आवेगपूर्ण या घृणाजनक होता है, रिपल्सिव माने। इसलिए यहाँ पर आपका क्वारलसम, चीयरफुल और रिपल्सिव नहीं होगा, वैलियंट का सिनोनिम करेजियस होगा। इसके बाद लिखा है द डिपार्टमेंट वॉज डू अवे विद ए ईयर एगो। तो यहाँ पर मैं लिख के बताऊंगा, द डिपार्टमेंट वॉज डू अवे विद, फिर लिखा हुआ ए ईयर एगो, ए ईयर एगो। इसमें आपको ढूंढना है फॉल्ट, कि इसमें फॉल्ट क्या है। तो देखिए लिखा है द डिपार्टमेंट वॉज डू अवे। आपको पता होना चाहिए कि डू अवे विद जो होता है, इसका मतलब होता है टू एंड। टू एंड माने होता है समाप्त करना, समाप्त होना, टू एंड होता है, ठीक है ना। तो यहाँ डिपार्टमेंट डू अवे माने होता है, डू अवे विद का मतलब समाप्त करना, ये समाप्त होना होता है। तो वैसे तो आप जानते हो कि वाच के साथ जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो जान जाएंगे कि इसकी फर्स्ट फॉर्म नहीं होगी, अगर ये पैसिव वॉइस में है तो वाज डन होगा। तो ऑप्शन के तौर पर तो आप सेलेक्ट कर देंगे कि डू यहाँ पर फॉल्ट है और डू को सेलेक्ट कर देंगे। विच वर्ड इन दिस सेंटेंस इज एन एरर। तो डू है, डू को सेलेक्ट किया और आंसर आपका सही है, 2 नंबर मिल गए। बट कहीं अगर साथ में ये भी पता चल जाए कि इसमें किस तरह का करेक्शन होना चाहिए और इसमें गलत क्यों है, तो यहाँ पर आप समझिए डिपार्टमेंट वॉज डन अवे विद आ ईयर एगो, इस पूरे के माने होता है समाप्त होना। 1 साल पहले विभाग समाप्त हो गया था, ये विभाग या कोई डिपार्टमेंट 1 साल पहले समाप्त हो गया था। तो वॉज डन अवे या वॉज डन अवे विद, समाप्त कर दिया गया था, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था, यहाँ पर होना चाहिए था डन अवे विद, क्योंकि ये फ्रेजल वर्ब है और इस फ्रेजल वर्ब का कोई डायरेक्ट सेंस नहीं होता है, उसकी एक अपनी मीनिंग होती है। तो यहाँ पर आपको हो जाएगा वॉज डन अवे विद। तो ये आपका रहा करेक्शन। इसके बाद हम देखते हैं अगला क्वेश्चन एंटोनिम का है। तो यहाँ पर ध्यान से देखते जाइए, ये सब आपको काम आने वाला है 1 हफ्ते बाद। यहाँ पर लिखा हुआ है क्योटिक लिखा हुआ है, कुछ लोग शाउटिक भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, पर क्योटिक इसका सही प्रोनाउंसिएशन है, क्योंकि CH से सा भी होता है इसलिए कहा गया। तो इसलिए क्योटिक का मतलब होता है अव्यवस्थित, ठीक है ना। तो हैफाजर्ड माने भी होता है अव्यवस्थित। इसके बाद चार्मिंग माने आकर्षक होता है, चैरिस्मेटिक माने करिश्माई होता है, बहुत ही मतलब कुछ अद्भुत टाइप का। तो यहाँ पर ऑर्गेनाइज्ड जो लिखा हुआ है वो व्यवस्थित होता है, संगठित होता है। तो यहाँ पर क्योटिक का जो एंटोनिम होगा वो ऑर्गेनाइज्ड होगा, क्योंकि हैफाजर्ड उसका सिनोनिम है, चार्मिंग एक अलग बात हो गई, चैरिस्मेटिक एक अलग बात हो गई। तो ऑर्गेनाइज्ड जो लिखा हुआ है उसका मतलब होता है व्यवस्थित और या फिर संगठित, क्योंकि क्योटिक माने क्रम रहित होता है यानी अव्यवस्थित होता है। तो यहाँ पर जो क्योटिक लिखा हुआ है CHAOTIC, इसका होगा ORGANIZED होता है और SED भी होता है, दोनों सही होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड। तो यहाँ पर ये इसका एंटोनिम हो गया।
फिर लिबर्टी का एंटोनिम क्या होगा? लिबर्टी माने फ्रीडम होता है, यानी आज़ादी होती है, इसका सिनोनिम है। लिबरेशन का मतलब भी आज़ादी से ही है। और इसके बाद क्राउडेड का मतलब आपका भीड़ युक्त होता है। और बॉन्डेज माने बंधन होता है। बॉन्डेज माने बंधन या गुलामी, या मतलब किसी तरह से वो बंधन में रहता हो, बंध के रखा जाता हो, बॉन्डेज लिखा है। इसलिए यहाँ पर लिबर्टी का जो एंटोनिम होगा, लिबर्टी का वो होगा बॉन्डेज। और देखिए इनमें क्या होता है, काफी दूर की मीनिंग भी ले जाती है। और ये देखा जाता है कि कौन सा ऐसा वर्ड है जो इसकी एक नियरेस्ट मीनिंग रखता है, जिस तरह का भी हो। जैसे यहाँ पर देखिए डीप शॉक कमाले ब्रोड फ्रॉम द ब्लू लिखा था, तो पीस ऑफ बैट लग लिया गया। इसी तरह से तुमने देखा वैलियंट का आपका करेजियस लिया गया, और जैसे क्योटिक का ऑर्गेनाइज्ड लिया गया, ठीक है ना। और यहाँ पर लिबर्टी का आपका बॉन्डेज लिया जा रहा है, जबकि लिबर्टी को हम ये भी कह सकते हैं स्लैवरी टाइप का कह सकते हैं, कि मतलब वो गुलामी में है, दास्ता में है। लेकिन नहीं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये फ्रीडम लिखा हुआ, ये इसका सिनोनिम है। तो इसी तरह का कोई मतलब इस तरह से होना चाहिए, जैसे फ्रीलेस हो, या फिर मान लें इंडिपेंडेंट हो, ठीक है, आज़ाद, जैसे ये तो डिपेंडेंट हो या डिपेंडेंट हो, ऐसा कुछ होता तो ये माना जाता है कि वो काफ़ी नज़दीक है। लेकिन कुछ दूर के सेंस में भी ले लेते हैं, क्योंकि और चौथे में से, चारों में से और कोई ऑप्शन मैच करता नहीं है। इसलिए आपका बॉन्डेज ही यहाँ पर सही है, और निसंदेह सही है। तो ये था आपका पूरा जो है वो कैप पोर्शन। अब आते हैं ग्रामर पोर्शन में। तो देखिए ग्रामर पोर्शन में आपका जो पहला नरेशन दिया हुआ है, लिखा हुआ है अंजू सेड टू हर मदर प्लीज लेट मी अलाउड टू गो टू आगरा फॉर वन डे ट्रिप विद माई क्लासमेट्स। मदर सेड नो। बढ़िया सेंटेंस है, आप ध्यान से देखिए और इसको जुड़ कर देखिए। सेंटेंस में उतार करके ही बताऊंगा, तो आपको एक एक आपको शब्द मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। अंजू सेड टू हर मदर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा है, प्लीज लेट मी अलाउड टू गो, प्लीज लेट मी अलाउड टू गो। काफी ट्रिकी सेंटेंस है, गौर से देखते रहिए। टू गो टू आगरा फॉर वन डे ट्रिप, आगरा फॉर वन डे ट्रिप विद माई क्लासमेट्स। विद माई क्लासमेट्स, ऐसे करके लिखा हुआ, ठीक। मदर सेड नो। देखिए इसमें कुछ है नहीं, फिर भी बहुत कुछ है, और तमाम बच्चे यही नहीं मैनेज कर पाएंगे, कहीं ना कहीं गलत कर देंगे। देखिए इतने बड़े सेंटेंस देने का उसका यही उद्देश्य होता है कि बच्चा इतना बड़ा सेंटेंस मैनेज करने में कहीं ना कहीं तो फॉल्ट करेगा, और कहीं ना कहीं फॉल्ट करेगा तो उसको एक नंबर कम करने का मौका मिल जाएगा। जबकि आप ये रिजॉल्व किए बैठे हैं कि हमको इस सेंटेंस में 2 के 2 नंबर लाने हैं, और अगर हर सेंटेंस में यही हुआ कि आप कहीं एक नंबर गंवा रहे हैं, तो कितना रिस्की है। जो हम 20 नंबर का प्रिपेयर कर रहे हैं उसमें करीब 15 नंबर आ गए या 10 नंबर आ गए, 5 या 10 नंबर का नुकसान हो गया, केवल इस चक्कर में कि हमने उसको पहले से अभ्यास नहीं किया, या पहले से इन सेंटेंसेस में हमने नजर नहीं डाली, गौर नहीं किया। तो देखिए अंजू सेड टू हर मदर, अंजू ने अपनी माँ से कहा प्लीज लेट मी अलाउड टू गो टू आगरा फॉर वन डे ट्रिप विद माई क्लासमेट्स। कृपया मेरे अपने सहपाठियों के साथ एक दिन की आगरा ट्रिप के लिए जाने के लिए मुझे अनुमति प्रदान करें। अब देखो जो लेट होता, पहले यहां समझिए, लेट का मतलब ही होता है अलाउ, लेकिन वो सेंटेंस में इसी तरह फंसाता है कि बच्चा कहीं ना कहीं तो गड़बड़ करेगा। अब आप क्या करोगे, यहाँ रिक्वेस्टर लगा दोगे, निसंदेह प्लीज है तो रिक्वेस्टर लगेगा ही, मैं खुद ही लगाऊंगा। इसके बाद ये है कि जहां से आप यहां पर आए तो टू लेट हर अलाउड टू गो, यहां पर आप पूरा बनाने की कोशिश करेंगे, जबकि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आप चाहें तो लेट को अकेला रख सकते हैं और चाहे तो अलाउ को रख सकते हैं। हालांकि यहां पर आप अगर ऐसा करें कि आप इसको ड्रॉप कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए बना कर देख लीजिए। अर्थात कभी कभी ऐसा होता है कि उन चीजों को वो एक्स्ट्रा करके दे देता है। जैसे हमने लिखा अंजू रिक्वेस्टेड हर
मदर, टू किया, लेट किया, हर किया, अलाउ किया और टू किया। समझ रहे हो ना? अब देखिए लेट मी अलाउ टू गो, अब उसकी लिखने का ढंग है या वो आपको ट्रैप कर रहा है मालूम नहीं। हालांकि ये जरूर है कि अंजू ही अपने क्लासमेट्स के साथ आगरा की वनडे ट्रिप के लिए जाना चाहती है, जबकि होता है लेट मी अलाउ, लेट मी अलाउ। अगर हम ऐसा करके सेंटेंस लिखें लेट मी अलाउ, ठीक है ना, तो लेट मी माने खुद ही होता है अलाउ। अब जैसे हम कहते हैं लेट मी प्ले, लेट मी प्ले, समझना जरा। और अगर ये लिख दें अलाउ मी टू प्ले, तो इसमें क्या अंतर है? इन दोनों में कोई भी अंतर नहीं है। मुझे खेलने दें या मुझे खेलने की अनुमति दें, बात एक ही हो गई ना। अलाउ माने होता है टू गिव परमिशन, अनुमति देना, और वही लेट का मतलब यही होता है मुझे खेलने दें, अर्थात मुझे खेलने की अनुमति दें। तो ये चीज दोनों एक ही तरह की होती है। और जब ये होता है, अब जैसे हम ये कहते हैं लेट मी अलाउ टू टीच हर, आप जरा बताइए, अब ये नहीं हो गया कि मुझे उसे पढ़ाने की अनुमति दें। अब जैसे होता है कि लेट मी टीच हर, मुझे उसे पढ़ाने दें, और लेट मी अलाउ टू टीच हर, मुझे उसे पढ़ाने की अनुमति प्रदान करने दें। ऐसा भी मतलब काफी कंफ्यूजिंग सेंस हो गया ये। जब लेट मी डू हो तो मुझे करने दें, और लेट मी अलाउ हिम टू डू मतलब उससे करने की मुझे अनुमति दें, कि मतलब मैं उसको अनुमति दूं कि वो करे। तो मुझे ऐसा करो, मुझे परमिशन दो तो मैं उसको परमिशन दूं। कुछ ऐसे डबल सेंस करके आ जाता है, क्योंकि जब दोनों है तो दोनों का अर्थ तो आएगा। लेकिन फिर भी यहाँ ऐसा है नहीं कुछ कि मतलब इस तरह का कोई हम सेंस निकालें। फिर भी आप इन दोनों वाक्यों को समझ सकते हो कि इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। अगर कोई इस तरह से बना देता है कि मान लीजिए ऐसा भी बना देता है वो, तो उसका इस वजह से गलत नहीं होगा क्योंकि उसने खुद ही सेंटेंस में दे रखा है। तो टू लेट करके अगर बना देता है टू लेट हर टू अलाउ टू, तो नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर वो इतना नहीं लिखता है, यहां पर इतना लिखा हुआ है और इसके बाद अगर आप ये ना लिखें, तो यहां पर हो जाएगा अंजू रिक्वेस्टेड हर मदर टू अलाउ, और फिर यहां पर आप हर डालिए, टू अलाउ हर टू गो, गो और टू आगरा, और फिर आ जाएगा फॉर वन डे, वन डे, और फिर आ जाएगा ट्रिप, और विद माई, तो माई को क्या कर देंगे हर, और हो जाएगा क्लासमेट्स। तो अगर आप इसको नहीं भी लगाते हो तब भी नरेशन में उसका सेंस कंप्लीट आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, आराम से। लेकिन अगर लगा भी देते हो तो इस वजह से सही होगा क्योंकि उसने खुद लगा के आपको दिया है। ये उसकी प्रॉब्लम है कि उसने डबल क्यों लगाया, ठीक। अगर लगा भी है तो उसने अपने सेंस में केवल यही अर्थ दे रहा है कि उसे अपने साथियों के साथ एक दिन आगरा की ट्रिप जाने की अनुमति दे, बस इतना है। लेकिन है डबल, उसमें लेट का जो सेंस होता है वही अलाउ का सेंस होता है। फिलहाल यहाँ पर हो गया कि अंजू रिक्वेस्टेड हर मदर टू लेट हर अलाउ, जब ये लेट हर रहेगा तो ये हर नहीं रहेगा, और अगर ये पूरा लेट हर नहीं रहेगा तो टू अलाउ हर टू गो, फिर ये जाकर के बन जाएगा सीधे। तो इसी कंफ्यूजन के लिए मैंने इसको यहाँ पर रिमूव करना आपको बता दिया कि अगर आप कंफ्यूज हो तो इसको आप हटा सकते हैं। तो यहाँ हर लगेगा जरूर, लेकिन ये समझ लीजिएगा क्योंकि लेट के बाद हर है तो अलाउ के बाद हर तो आएगा, उसका ऑब्जेक्ट तो होगा। लेकिन अगर आप ये नहीं हटाते हो तो फिर यहाँ डबल हर नहीं होगा, एक ही बार हर होगा, फिर यहाँ पर नहीं होगा। ये मतलब ध्यान से समझ लीजिएगा, क्योंकि मैं एक फ्रेश सेंटेंस यहाँ चूंकि दोनों तरह से बनेगा इसलिए मैं दोनों तरह से बता रहा हूँ। यहाँ पर समझने की कोशिश करिए, अगर आप ना सुन पाए तो थोड़ा सा रिवर्स करके दोबारा सुने कि अगर आप इसको लगाए रखते हो तो ये हर नहीं लगाना है, और अगर इसको आप हटा देते हो तो ये हर लगाना है। बाकी सेंस पे आप टेंशन मत लीजिए, सेंस दोनों तरह से आपका सही हो जाएगा। तो ये हो गया आपका यहाँ से सेंटेंस। अब बदल जाता है यहाँ से रिपोर्टर, मदर सेड नो, तो लिख देंगे मदर डिनाइड हर रिक्वेस्ट। क्योंकि रिक्वेस्ट किया हुआ है यहां पर तो माने उसकी रिक्वेस्ट को डिनाई कर दिया, इनकार कर दिया, यानी ठुकरा कर दिया, ठुकरा दिया। यहां रिजेक्टेड भी लगा सकते हो, रिजेक्टेड, ठीक है ना। यहां पर आपको रिप्लाइड इन द निगेटिव नहीं लिखना है। क्यों?
क्योंकि उसने क्वेश्चन नहीं किया है। अगर कोई क्वेश्चन करता है, क्वेश्चन जैसे आपसे उसने कहा कि डू यू डू योर होमवर्क डेली, आपने कहा यानी आई सेड नो, नहीं, तो यहां पर ये क्वेश्चन था और उसका वो रिप्लाई था। यहाँ क्वेश्चन नहीं है और नो आया है, तो रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव या रिप्लाइड इन द नेगेटिव, ये किसी भी तरह से मैच नहीं करेगा। और देखिए यहीं पर ट्रिक है। और आप ये जानते हो कि 100 बच्चों में 95% बच्चे उसमें रिप्लाइड इन द निगेटिव करेंगे बेसिकली, लेकिन ये रिप्लाइड इन द निगेटिव यहां पर फेवर नहीं करता है। आपको करना पड़ेगा मदर डिनाइड हर रिक्वेस्ट, माँ ने उसकी रिक्वेस्ट को डिनाई कर दिया, इनकार कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। यहां पर ये करना है, नो लाना नहीं है, नो का कोई रोल नहीं है। पूरी तरह से अच्छी तरह समझ लीजिए, आपको ऊपर वाला सेंटेंस तो हर हाल में बन ही जाएगा, क्योंकि हर बच्चा प्लीज हटाकर रिक्वेस्टन लगाएगा, इसके बाद टू लेट से जोड़ेगा, मी की जगह यहाँ पर अंजू को कर देगा, हर हो जाएगा, बाकी वो जोड़ जाएगा पूरा, और उसमें कोई दिक्कत भी नहीं है। लेकिन बात यह है कि मदर सेड और जो नो बाद में लिख दिया है, ठीक है, टेंशन वाली बात यहाँ पर है। अगर इस तरह से अगर ये क्वेश्चन होता तो रिप्लाइड इन द नेगेटिव काम करता, बट वो क्वेश्चन नहीं है, उसने रिक्वेस्ट करी है और उसने कर दिया नो, यानी उसकी रिक्वेस्ट को टर्न डाउन कर दिया, यानी ठुकरा दिया। तो ये बात आपको समझना है, यहां पर आपको यही सेंटेंस बनाना है, तभी जाकर आपको 1 नंबर मिलेगा। और लास्ट वाले पोर्शन को अगर आपने कहीं ना कहीं से डिस्टर्ब कर दिया तो समझ लीजिए 1 नंबर आपका चला जाएगा। ये है नरेशन, सेंस पे डिपेंड होता है, और इसमें यही कॉम्प्लिकेशन रहता है कि आप सैकड़ों सेंटेंस बना जाते हो, फिर भी एक सेंटेंस आपके सामने ऐसा आ जाता है जिसमें एक कॉन्फिडेंस आपका लूज हो जाता है। अगला सेंटेंस लिखा हुआ है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, लिखा है इन्वर्टेड कॉमा पूह लिखा है, फिर यहां पर एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा है, यू आर अ मीन फेलो। ऐसे करके लिखा, फिर लिखा सेड ए स्ट्रेंजर टू मी, सेड ए स्ट्रेंजर टू मी। देखो ये पूह लिखा हो या ऐसे करके फी करके आता है, ऐसे करके आता है फी, ठीक है, ये मतलब होता है सेंस ऑफ कॉन्टेम्प्ट। कॉन्टेम्प्ट माने क्या होता है? घृणा। ये घृणा का भाव प्रदर्शित करता है, वही ये भी घृणा का भाव, और साथ में एक जो होता है रेडिकुलस सेंस, यानी कि जिसको हम कहते हैं कि एक हंसी का भाव या उपहास का, वो भी प्रकट करता है। लेकिन यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर घृणा का भाव ही है। पूह मतलब पूह, यू आर अ मीन फेलो, छी कितने घटिया आदमी हो, तो यहाँ पर इस तरह का घृणा का सेंस वो दे रहा है। जैसे फी यू आर अ मीन फेलो, छी आप कितने घटिया आदमी, कितने नीच आदमी हो, तो मतलब एक डिस्गस्टिंग सेंस जो आता है, एक घृणा और निराशा का भाव, वो होता है पूह। ऐसे बहुत सारे एक्सप्रेशन और एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स होते हैं जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में यूज किए जाते हैं, बहुत सारे, और शायद आपने कुछ क्लास में पढ़े भी होंगे। तो चाहे वो गुड हेवेंस हो या ग्रेट गॉड हो या बाई गॉड हो, या फिर मान लीजिए कि गॉड नोज हो या कर्स इट है, ऐसे बहुत सारे ये फ्रेजेस होते हैं, एक्सक्लेमेटरी फ्रेजेस या एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स, जिनको रिमूव करके हम उसके बदले में उसका सेंस ओपन करते हुए कुछ फ्रेज लगाते हैं या कुछ वर्ड्स लगाते हैं। तो यहाँ पर इसके बदले या इसके बदले क्या लगता है, ये लगाया जाता है एक्सक्लेम्ड विद कॉन्टेम्प्ट, ये लगाया जाता है। इसको ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, एक्सक्लेम्ड विद कॉन्टेम्प्ट लगाया जाता है। तो हम सेंटेंस को बनाएंगे कैसे, हम यहाँ पर बनाएंगे सेड ए स्ट्रेंजर टू मी, एक अजनबी ने मुझसे कहा, यू आर अ मीन फेलो। मीन फेलो, मीन माने यहाँ पर मीनिंग नहीं है, मीन माने होता है तुच्छ या घटिया या नीच। मीन का मतलब होता है एक मतलब लो ग्रेडेड मैन या लो लेवल मैन, बहुत ही लोली पर्सन को मतलब कहा जाता है, जो निम्न कोटि का होता है। निम्न कोटि का मतलब उसकी गरीबी से नहीं है, मतलब उसके एक्शंस और पर्सनालिटी से, बहुत ही मतलब वैसे काम है उसके, बहुत जो समाज में पसंद नहीं किए जाते, नीच प्रवृत्ति का आदमी है जिसको ऐसा बोलते हैं, वो होता है मीन फेलो। तो यहां पर हम लिखेंगे आ स्ट्रेंजर
exclaimed with सरप्राइज, और फिर यहां पर आ जाएगा दैट, चूंकि यहां मी ऑब्जेक्ट था इसलिए यू को क्या कर देंगे आई, फिर वॉज आ, फिर कर देंगे मीन, और फिर कर देंगे फेलो। आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीधे बना हुआ है। एक्सक्लेम्ड की मीनिंग भी गलत हो गई है, उसको यहां पर मैं सही कर देता हूं। EXCLAIMED, तो आई स्ट्रेंजर एक्सक्लेम्ड सरप्राइज, और सॉरी काफी कुछ मिस्टेक है, पूरा सेंटेंस ही गलत है फिर। एक्सक्लेम्ड विद कॉन्टेम्प्ट, ठीक है ना, अब सही है। तो आई स्ट्रेंजर एक्सक्लेम्ड विद कॉन्टेम्प्ट दैट आई वॉज अ मीन फेलो, ठीक। अब यहां पर होता है मतलब घृणा के साथ एक व्यक्ति ने, अजनबी व्यक्ति ने आश्चर्य प्रकट करते हुए कहा या आश्चर्य प्रकट किया कि आई वॉज अ मीन फेलो, मैं एक घटिया आदमी था, इस तरह से यहां पर बात उसने कही। अब बात आती है कि रिपोर्टिंग वर्ब में ही यहां पर ऑब्जेक्ट दिया था, तो यहां पर ऑब्जेक्ट नहीं लिया गया है, क्योंकि इस तरह के इतने लंबे फ्रेज के साथ में ऑब्जेक्ट लेना इम्प्रॉपर है। और ये हमें लेना उस समय पड़ सकता है जब क्या होता है कि ये ऑब्जेक्ट है और यहां पर यू ना हो या कोई ही दिया हो। अगर मान लीजिए ही इज अ मीन फेलो लिखा है तो यहाँ पर तीन आदमी हो गए, यहाँ पर अभी कहने वाला है और मैं हूं और मुझको ही वो कह रहा है, इसलिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट लगाने की अर्जेंट नीड नहीं है, तो हम नहीं भी लगाएंगे, क्योंकि सेंटेंस में बेमतलब में हम एक डिसऑर्डर पैदा नहीं करते हैं। क्योंकि ये मी वाला जो है ना, यहाँ पे आई आ गया, बस वो मी को समेट लेता उसमें। लेकिन अगर आपका यहाँ पर मी होता और फिर यहाँ ही होता, तब तो हम मी को नहीं हटा सकते थे ना, इसलिए फिर अगर ऐसा होता तो कॉन्टेम्प्ट टू मी ऐसा फिर कह देते, ठीक है ना। तो अ स्ट्रेंजर एक्सक्लेम विथ कॉन्टेम्प्ट टू मी, या फिर ये हो जाता अ स्ट्रेंजर एक्सक्लेम टू मी विद कॉन्टेम्प्ट दैट, फिर ऐसे कर देते। तो ये एक बहुत ही वैसी सिचुएशन होती, लेकिन ये जरूर याद रखिए कि इतना उलझा करके या ऐसी कठिन परिस्थिति में सेंटेंस वो नहीं देता है जिसमें कभी इस प्रकार के होते ही ना हो। हाँ, लेकिन ऐसा होता है कि यहाँ पर ये चीज यहाँ आ जाती है, जैसे कभी कभी सेंटेंस आप देखते हो कि ही सेड टू मी, ही सेड टू अम्मी आ गया। अब यहां पर हो गया क्या, गॉड ब्लेस यू। अगर ऐसे सेंटेंस दिया हुआ है, ठीक है ना, तो उसने मुझसे कहा ईश्वर तुम्हें सुखी रखे। तो अब यहां पर अगर हम ये लगाना चाहते हैं कि अगर हम ये कर दें कि ही विश्ड मी, ठीक है, और दैट कर दिया, दैट करने के बाद कर दिया गॉड माइट, क्योंकि इसमें मैं छिपा रहता है, ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है, ये स्पोकन स्टाइल में दिया हुआ है, लेकिन इसमें मैं तब भी होता है। तो ही विश्ड मी दैट गॉड माइट ब्लेस मी, ऐसे कर दिया, ही विश्ड मी दैट गॉड माइट ब्लेस मी, ये चीज हो गई। अगर कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पर प्रेड का इस्तेमाल करते हैं, अगर प्रेड का इस्तेमाल करते हैं तो ही प्रेड मी नहीं होता, फिर ही प्रेड फॉर मी होता है, और ऐसा ना हो, हम नहीं चाहते कि ये यहाँ पे हो, तो इसको आप छोड़ भी सकते हो, क्योंकि यहाँ पर मी यहाँ पर बाद में आ जाता है, तो यही मी उठकर इधर चला जाता है, इसलिए इसमें कोई बहुत ज्यादा जरूरत नहीं रहती है, सीधे लिख सकते हो ही प्रेड दैट गॉड माइट ब्लेस मी, सीधे आप ऐसा कर सकते हो। तो जब इधर ये गुंजाइश बन रही होती है कि ये उधर ट्रांसफर हो रहा है, तो फिर यहां पर उसको रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है कि ही विश्ड मी दैट गॉड माइट ब्लेस मी, सीधे ही विश्ड दैट गॉड माइट ब्लेस मी या ही प्रेड दैट गॉड माइट ब्लेस मी, इस तरह होता है। तो मतलब हमको अगर बाद में उस ऑब्जेक्ट का एक ऑप्शन मिल रहा होता है, दूसरा वर्ड है हमारे पास, तो वही सिचुएशन यहाँ थी कि ये यू है, ये जाकर आगे मी में कन्वर्ट होना है, तो फिर यहाँ पर इसको देने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई थर्ड पर्सन वहाँ पर होता तो फिर देना ज़रूरी ही बनता है, लेकिन ऐसी सिचुएशन में सेंटेंस नहीं पूछे जाते हैं, मोस्टली नहीं पूछे जाते हैं। अब आगे देखते हैं सेंटेंस, हम देखते हैं कि द
लिखा हुआ है न्यूज मेड एवरीवन हैप्पी, आवर टीम हैज वन द मैच। बी पार्ट है इसका और कॉम्प्लेक्स बनाना है। पहला लिखा हुआ है द न्यूज मेड एवरीवन हैप्पी, पहला पार्ट हो गया ये। फिर लिखा आवर टीम हैज वन द मैच, आवर टीम हैज वन द मैच। और बनाना क्या है, कॉम्प्लेक्स बनाना है। देखिए अगर आपने नाउन क्लास के पांचों प्रकार पढ़े हैं, बल्कि 7 प्रकार में होती है, अगर वो सभी पढ़े हैं तो फिर आइडिया यहां पर क्लिक कर सकता है कि इसको किस तरह से बनाएंगे। तो यहां पर लिखा है समाचार ने हर एक को खुश कर दिया, हमारी टीम मैच जीत चुकी है। तो देखिए अच्छी तरह से आपको ये समझ में आ रहा होगा कि समाचार क्या है, किस समाचार ने सभी को खुश कर दिया। समाचार ये है कि हमारी टीम मैच जीत चुकी है, ये न्यूज है यहां पर, और इसी न्यूज ने सबको खुश कर दिया। तो इसको जो आपका नाउन केस इन एपोजिशन होता है, नाउन केस इन एपोजिशन जो नाउन क्लास का 5वां प्रकार होता है। एक होता है सब्जेक्ट टू ए वर्ब, एक होता है ऑब्जेक्ट टू वर्ब, एक होता है ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन, एक होता है कंप्लीमेंट टू ए वर्ब, और एक होता है नाउन केस इन एपोजिशन। जिस तरह से सिंपल सेंटेंस में 5वां प्रकार आप पढ़ते हैं, उसी प्रकार से ये नाउन क्लास का 5वां प्रकार होता है, वो नाउन फ्रेज इन एपोजिशन होता है, ये नाउन केस इन एपोजिशन होता है। तो इसमें क्या होता है, बनाते कैसे इसको, इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग होता है। द न्यूज दैट आवर टीम हैज वन द मैच, और फिर आ जाता है मेड एवरीवन हैप्पी। अब करते क्या है कि जैसे उसमें 2 कॉमा लगते हैं, ऐसे इसमें भी आपको 2 कॉमा लगाने होते हैं। तो ये आपका न्यूज है और ये उसका आपका फ्रेज है, एक क्लॉज। अर्थात नाउन केस इन एपोजिशन में नाउन का मतलब होता है एक नाउन क्लास ऐसी सिचुएशन में होगी जो किसी नाउन के एपोजिशन में होगी। एपोजिशन का मतलब होता है साइड बाय साइड, साइड बाय साइड का मतलब होता है बी साइड, और बी साइड का मतलब होता है बगल में। तो यहां पर देखना जो ये चीज होगी वही ये चीज होगी, यानी दोनों मिलकर के सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं, और इसके बाद ये वर्ब आ रही है, और इसके बाद ये आपका ऑब्जेक्ट आ रहा है, और ये इस तरह से एडजेक्टिव आ रहा है। तो यहां पर हो गया समाचार कि हमारी टीम ने मैच जीत लिया है। अब हमारी टीम ने मैच जीत लिया, ये आपका समाचार है। समाचार क्या है कि हमारी टीम ने मैच जीत लिया है। दोनों एक ही तरह के होते हैं। अब इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल वही वाला है कि जैसे हम कहते हैं लक्ष्मीबाई द रानी ऑफ झांसी, तो जो द रानी ऑफ झांसी है वही लक्ष्मीबाई है। लक्ष्मीबाई क्या है, द रानी ऑफ झांसी। अब जैसे हम कहते हैं लक्ष्मीबाई द रानी ऑफ झांसी फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश वेरी ब्रेवली, यानी लक्ष्मीबाई झांसी की रानी ने अंग्रेजों के विरुद्ध बड़ी बहादुरी से लड़ी। तो लक्ष्मीबाई द मतलब लक्ष्मीबाई द रानी ऑफ झांसी, द रानी ऑफ झांसी वो फ्रेज होता है, एक नाउन का काम करता है जो दूसरे नाउन के बगल में आता है। यहां पर एक ये नाउन होता है और ये नाउन क्लॉज होती है जो इस नाउन के बगल में आकर के एक कंप्लीट सेंस देता है, एक सब्जेक्ट का रूप धारण करता है। तो द न्यूज दैट आवर टीम हैज वॉन द मैच। अब ये आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया, मेड एवरीवन हैप्पी। तो आपकी प्रिंसिपल क्लॉज आधी इधर हो जाती है, आधी इधर हो जाती है, बीच में आ जाती है ये आपकी सबऑर्डिनेट क्लॉज, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ठीक है ना, जो पूरी तरह से इनकम्प्लीट सेंस देती है। अगर हम अर्थ इतने का निकालें तो पूरा सेंस नहीं है। खैर ज्यादा डिटेल बताने की यहाँ पर जरूरत भी नहीं, टाइम भी नहीं, इसलिए ये आपका बन गया कॉम्प्लेक्स। इसको याद रखिएगा, और इस तरह का कोई भी सेंटेंस आता है तो कॉन्सेप्ट करने की कोशिश करिएगा, तभी आप इसको बना पाओगे। और एक बात, इस सेंटेंस को कंप्लीट बनाने का और दूसरा रास्ता नहीं है, इस सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स बनाने का और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। आप ये नहीं कर सकते हो कि द न्यूज मेड एवरीवन हैप्पी दैट आवर टीम, गलत, एकदम जीरो मिलेगा। इसको उसी ही स्ट्रक्चर में बनाना पड़ेगा जो स्ट्रक्चर आप बना हुआ देख रहे हो, क्योंकि वो नाउन क्लास का 5वां प्रकार कुछ ऐसा ही होता है, 5वां प्रकार कि सेंटेंस जाकर उसी में ढल पाता है और किसी प्रकार में ढल नहीं पाता। इसलिए ये भी ध्यान रखिए, क्योंकि ये जरूरी इसीलिए था कि अगर आप इस सेंटेंस को नहीं देखते हो या नहीं समझ पाते हो तो फिर ये बनेगा नहीं, और जब बनेगा नहीं तो नंबर कैसे मिलेगा। फिलहाल
लिखा हुआ अगला, ही वॉज हंग्री ही स्टोल ए पीस ऑफ ब्रेड। ही वॉज हंग्री, ही वॉज हंग्री यानी वो भूखा था। ही स्टोल ए पीस ऑफ ब्रेड। इसको बनाना है सिंपल। अब आपके लिए अच्छी बात जानते क्या है, इसमें लिखा था कि कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज डायरेक्टेड। एक कॉम्प्लेक्स बनाना था, एक सिंपल बनाना है। तो जो कॉम्प्लेक्स आप बना चुके, जो मैं देख रहा था अभी, आप देख रहे थे, मैं बना रहा था, आप लोग देख रहे थे, वो न्यूज़ वाला, वो कॉम्प्लेक्स बनाना था, ये सिंपल बनाना है, और इन दोनों में एक ही करना है। तो बेहतर होगा कि आपके लिए नीचे वाला सही रहेगा। क्यों? क्योंकि ये इतना आसान है। वह भूखा था, उसने ब्रेड का एक पीस चुरा लिया, तो सीधे बनेगा कॉम्प्लेक्स में, वो सिंपल में बीइंग हंग्री, पार्टिसिपल में बना देंगे बीइंग हंग्री ही स्टोल अ पीस ऑफ, और ये कोई भी बना लेगा, अ पीस ऑफ ब्रेड। ठीक है ना, भूखा होकर के उसने एक रोटी का या ब्रेड का टुकड़ा चुरा लिया। अब ये बच्चों वाला सेंटेंस है बिल्कुल, कि अगर कोई नहीं भी पढ़ा है सिंथेसिस और अर्थ निकाल लेता है, तो फिर वो आपका सिंपल सेंटेंस बना लेगा, ये वाला बना लेगा। और जब ये बना लेगा तो बस एक ही तो बनाना है, उसको 2 नंबर से मतलब है, वहां पर अपनी योग्यता दिखाने से मतलब थोड़ी है। तो बिल्कुल इजीली आपका ये सेंटेंस बन जाएगा, मस्त बनेगा बिल्कुल, और आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। इसके बाद हम चलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन में। पहला लिखा हुआ है ट्रांसफॉर्मेशन में, लिखा है पहला, मैन इज वेरी पीस ऑफ, वेरी पीस ऑफ वर्क। ठीक है ना, हालांकि यहां पर ये कहना ये चाहता है, मैन एक कॉमनली यूज किया गया है, सभी ह्यूमन बींग्स के लिए मैन है, व्यापक अर्थ में उसका, वाइड सेंस में। तो मैन इज वेरी पीस ऑफ वर्क, यहां पर वर्क माने मतलब होता है कार्य, और पीस माने होता है टुकड़ा, एक कार्य का टुकड़ा जिसको हम कहते हैं कलाकृति। ठीक है ना, तो यहां पर मनुष्य एक बहुत अच्छा कला का नमूना है, ये एक अच्छी कलाकृति है। वेरी का मतलब यहां पर आपका एडजेक्टिव से, वेरी पीस ऑफ वर्क एडजेक्टिव से। तो द वेरी डे का मतलब उसी दिन होता है, तो अति उत्तम या बहुत अच्छा, इस तरह से एम्फेसिस करते हुए यहाँ इसका सेंस लिया गया है। अब इसको बनाना क्या है, ये है सेंटेंस असर्टिव, और बनाना है एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी बनाना है तो ज्यादातर बच्चे इसको बना लेते हैं, व्हाट अ पीस, व्हाट अ पीस ऑफ वर्क, और फिर लिखते हैं मैन इज, और ये लगा देते हैं व्हाट अ पीस ऑफ वर्क मैन इज, यानी कि मनुष्य या इंसान क्या कलाकृति है, यह कला का क्या नमूना है, यह कला का क्या एक टुकड़ा है, मतलब किस तरह एक कला की रचना है। हालांकि कला शब्द यहाँ नहीं है, तो पीस ऑफ वर्क का मतलब होता है कि एक, जैसे आप कोई काम करते हैं और उसका एक अति सुंदर रूप आप सामने प्रस्तुत करते हैं, तो वह कला का नमूना हो जाता है, वह कलाकृति हो जाती है। तो इसलिए यहां पर हो गया कि व्हाट अ पीस ऑफ वर्क मैन इज। तो व्हाट हमने हटाया, उसके बदले यहाँ वेरी या ग्रेट आता है, तुम जानते हो व्हाट या हाउ के बदले। तो जो हमने व्हाट लगा दिया, तो वेरी का कोई यहाँ पर कोई काम नहीं है। तो व्हाट अ पीस ऑफ वर्क मैन इज बिल्कुल सही सेट है। हमने व्हाट अ पीस यहाँ पर ये ले लिया, पीस ऑफ वर्क ये पूरा नाउन है, यहाँ पर ए आ गया। ठीक है ना, और इसके बाद हमने मैन और इज को उठा करके लास्ट में कर दिया। ऐसे में सब्जेक्ट और वर्ब लास्ट में चले जाते हैं, और एक्सक्लेमेटिव मार्क लगा दिया, तो बिल्कुल नो डाउट एकदम सही हो गया सेंटेंस। व्हाट अ पीस ऑफ वर्क मैन इज, यानी मनुष्य कला का क्या नमूना है, क्या सुंदर कृति है। इस तरह से इसको सेंटेंस को सेंस लेकर के ये लिखा गया है। तो ये आपका एक्सक्लेमेटरी सेंस में हो गया जाकर के। बड़े ध्यान से देखिए और समझिए, क्योंकि देखो कुछ भी हो, इस वाले सेट में सेंटेंस इजी भी है और ट्रिकी भी है। अगर थोड़ी सी आप चूक कर जाओ तो सेंटेंस
निकल चुका हाथ से, समझ लीजिए। ये बहुत ध्यान दे करके समझना है। व्हाट इज ही डूइंग नाउ, पैसिवाइज करना है। व्हाट इज ही डूइंग नाउ। अब यहां पर ये क्या करना, पैसिवाइज बनाना है। तो देखिए यही आपका ऑब्जेक्ट होता है, ये, इसके बाद ये आपका सब्जेक्ट होता है, इसके बाद ये आपकी वर्ब होती है, ये इसकी ऑक्सिलरी वर्ब होती है, और ये आपका एडवर्ब है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा मेन चीज़ इन तीनों से मतलब होता है। तो जो ऑब्जेक्ट होता है वो पहले रखा जाता है। एक्चुअली यही ऑब्जेक्ट है, इसलिए इसी को पहले रखेंगे। साथ में इसलिए भी पहले रखेंगे क्योंकि क्वेश्चन वर्ड ही पहले रखा जाता है। अब ये बन गया आपका ऑब्जेक्ट। ये इज पहले इसके अकॉर्डिंग आया है, अब हेल्पिंग वर्ब इसके अकॉर्डिंग आएगी। तो उस सिचुएशन में ये सिंगुलर था, और अब भी इसी सिचुएशन में ये सिंगुलर है, तो व्हाट इज आएगा। क्योंकि कॉन्टिन्यूअस में है इसलिए बीइंग आएगा, और डू की थर्ड फॉर्म क्या होगा, डन। तो व्हाट इज बीइंग डन बाई, बीइंग डन नाउ, और बाई, और फिर कर देंगे आपका हिम, और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। क्वेश्चन मार्क बहुत अच्छे से ध्यान रखना। व्हाट इज बीइंग डन नाउ बाई हिम, पूरी तरह से, इतना कठिन भी नहीं है, क्योंकि वर्ड वाले पैसिव बहुत अब कॉमन हो गए हैं, सभी लोग बना लेते हैं। व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू ईटिंग, व्हाट आर यू रीडिंग, ऐसे करके तमाम सेंटेंस होते हैं जो व्हाट से बन जाते हैं। एक्चुअली उसमें व्हाट ही ऑब्जेक्ट होता है और क्वेश्चन वर्ड भी होता है, तो उसको सीधे लिख दिया आगे, बाकी की प्रोसेस पूरी कर दी और सेंटेंस इजिली कवर हो जाता है। तो यहाँ पर आपका ये सेंटेंस हो गया पैसिवाइज। और अब देखते हैं यहाँ आपका आता है नंबर सिंटैक्स पे। सिंटैक्स आपका पहला लिखा हुआ है, ही इज द चीफेस्ट ऑफेंडर इन दिस केस। तो यहाँ पर देखिए करेक्शन, सिंटैक्स, व्हाट इज द चीफेस्ट, ही इज द चीफेस्ट लिखा, पहला है ही इज द चीफेस्ट, चीफेस्ट ऑफेंडर in this case, he is the chiefest offender in this। इसमें क्या गलत है, इसमें ये गलत है। एक्चुअली कुछ ऐसी सुप्रीम डिग्री होती है, हाईएस्ट डिग्री वाले वर्ड होते हैं जिनकी कोई और डिग्री बढ़ाकर नहीं बनाई जा सकती है। मान लीजिए मोस्ट है, ठीक है ना, तो मोस्ट को आप मोस्ट मोस्ट या मोस्टेस्ट ऐसा कुछ नहीं कर सकते ना। जैसे मान लीजिए आपका एक लिखा हुआ है परफेक्ट, तो मोस्ट परफेक्ट नहीं होता है। यूनिक, मोस्ट यूनिक नहीं होता है। मैचलेस, मोस्ट मैचलेस नहीं होता है। सर्कुलर, मोस्ट सर्कुलर नहीं होता है। रेक्टेंगुलर, मोस्ट रेक्टेंगुलर नहीं होता है। चीफ यानी मोस्ट चीफ या चीफेस्ट नहीं होता है। तो जितने भी हाईएस्ट डिग्री वाले वर्ड होते हैं जिसके आगे कोई डिग्री नहीं बनती, चीफ माने क्या होता है, मुखिया होता है, मुख होता है। तो जब वो वही मुख हो गया तो फिर चीफेस्ट महामुख या और अधिमुख या सबसे मुख ऐसा नहीं होता। अगर वहां पर आपका चीफ माने मुख होता है तो फिर मोस्ट चीफ या चीफेस्ट नहीं हो सकता है। ऐसे और भी इंग्लिश में एडजेक्टिव या एडवर्ब होते हैं, जैसे राउंड है, राउंड माने क्या होता है, गोल होता है। अब ये मोस्ट राउंड या राउंडर या राउंडेस्ट नहीं होता है। जब राउंड माने पूरा गोल ही हो गया, और गोल का मतलब ये है कि चाहे जैसा भी गोल है पूरा गोल ही है ना, इसलिए और अधिक गोल या सबसे अधिक गोल ऐसा नहीं होता। जिस एडजेक्टिव की डिग्री होती है, टाल, टॉलर, टॉलेस्ट, ये तो चलेगा। बिग, बिगर, बिगेस्ट, ये तो चलेगा। ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, ये तो चलेगा। लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट, ये तो चलेगा। लेकिन यूनिक, मोर यूनिक और मोस्ट यूनिक नहीं चलेगा। परफेक्ट क्या सेंस देता है, परफेक्ट पूर्ण का सेंस देता है, और मोर परफेक्ट या